चलो शुरू करते हैं। फिजिक्स क्लास 11th चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, ये अभी जो मैं वीडियो अभी तो तुम लोग देख रहे हो वो मैं पिछले 2 बार बना चुका हूँ। 1 घंटा 10 मिनट का वीडियो बन के ऑटो डिलीट हो गया। ऐसा 12th वाला वीडियो बनाने में भी मेरे साथ कई बार हो चुका है। अब प्रॉब्लम समझ आए, क्योंकि लेंथ 1 घंटा 10 मिनट से जब बढ़ेगा, फ़ोन से वीडियो बन रहा है तो ऑटो डिलीट हो जाएगा इस फ़ोन में जिससे मैं बना रहा हूँ, उसमें अपने आप वो डिलीट हो जाएगा, सेव ही नहीं होगा। 2 बार इतना मेहनत और वो डिलीट हो गया, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। अब तुम लोग सोचो, अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ, गर्मी कितनी है सब समझ रहे हो। इतनी गर्मी में हर एक खिड़की, दरवाज़ा और फैन बंद करके बनाना पड़ता है। फैन इसलिए बंद करना पड़ता है और खिड़की दरवाज़ा का, ताकि कुछ डिस्टरबेंस नहीं हो, नॉइज़ नहीं आए। फैन चलेगा तुम लोग को मेरा आवाज़ साफ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो इसीलिए फैन वैन ऑफ करके बनाना पड़ता है। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। तुम लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो। अगर एक स्टूडेंट भी अच्छे से पढ़ लेगा तो मेरा मेहनत सफल हो जाएगा, इसीलिए प्लीज़। चलो, तो डायमेंशन हम लोग पढ़े थे, और डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं वो हम लोग लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में लास्ट में हम लोग वही चेक किए थे। अब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो पहला क्या है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। गिवन फिजिकल रिलेशन का करेक्टनेस चेक करने के लिए, जो पिछले वीडियो में जो लास्ट में मैंने पढ़ाया था तुम लोग को, क्या था वो, हाफ mv² बराबर mgh। तो हम लोग इसमें क्या चेक किए थे कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है करेक्ट, ये हम लोग चेक किए थे। ठीक है, दोनों साइड का डायमेंशन निकाले। अब देखो, दोनों साइड का डायमेंशन सेम आया था, सेम आएगा भी, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। ठीक है, तो उसी बारे में है पहला। दूसरा है, टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। अब ये क्या है, तो मान लीजिए आपको एसआई यूनिट को सीजीएस में चेंज करना है, क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को, तो उसमें ये लगेगा। एक एक करके हम लोग देखेंगे, हालांकि पहला वाला देख चुके हैं लेकिन अभी डिटेल्स में देखेंगे अच्छे से। तीसरा क्या है, टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे F बराबर ma होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये क्या है, रिलेशनशिप है किसके बीच में, बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ये रिलेशनशिप है। समझ रहे हो, तो मतलब हम लोग फॉर्मूला बनाना सीखेंगे इसके हेल्प से। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला करेंगे, बाकी सबको मिटा देते हैं, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को एक प्रिंसिपल बताना चाहता हूं, कि जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस ऑफ, थोड़ा सा दिख रहा है, डायमेंशंस, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका डेफिनेशन लिखते हैं पहले। डेफिनेशन क्या बोलता है, अ फिजिकल क्वांटिटी will be dimensionally correct if the dimensions of all the terms, if the dimensions of all the terms occurring on both sides of the equation are same। क्या बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्या बोलता है, अ फिजिकल क्वांटिटी विल डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम।
अगर दोनों साइड पे जितने भी टर्म्स हैं सबका डायमेंशन सेम होगा, होमोजेनिटी सेम होगा अगर डायमेंशन, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे कल तुम लोग क्या देखे थे, हाफ एम बी स्क्वायर बराबर एम जी एच। तो बोथ साइड में इधर कितने टर्म्स हैं, टर्म है, एक टर्म है इधर और इधर भी एक टर्म है। हम ये दोनों का डायमेंशन निकाले, दोनों का डायमेंशन सेम आया था तो हम लोग बोल दिए थे ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, फिर से डेफिनेशन अब देखो, अ फिजिकल क्वांटिटी विल बी डायमेंशनली करेक्ट इफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द टर्म्स ऑकरिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन आर सेम। तो सेम आया था तो हम लोग बोल दें डायमेंशनली करेक्ट। अब एनसीईआरटी के हिसाब से तुम लोगों को बताता हूं दूसरे तरीके से एक डेफिनेशन इसी का, वही बात है उसको घुमा के बस बता रहे हैं। ये बोलता है होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलता है ऑफ डायमेंशंस कि जब हम किसी भी टर्म को हम तभी ऐड कर सकते हैं या इक्वल लिख सकते हैं जब उनका डायमेंशन सेम हो। फिर से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वल टू करके लिख सकते हैं। जैसे हम लोग हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच लिखें, इक्वल करके लिख सकते हैं। तो कब, जब उनके टर्म्स का डायमेंशन सेम हो। कब हम इक्वल लिख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, जब उनका डायमेंशन सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम एफ फोर्स एफ बराबर डिस्प्लेसमेंट एस नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका डायमेंशन सेम नहीं है। हम फोर्स और डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट को ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका डायमेंशन सेम नहीं है। हम एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को इक्वल नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इनका डायमेंशन सेम नहीं है। एक्सीलरेशन और वेलोसिटी को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनका डायमेंशन सेम नहीं है, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। अब एक और हम लोग एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल में ले लिया जाए इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन ले लीजिए, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अब यहां देखो दोनों साइड में कितने टर्म्स हैं, तो इधर एक टर्म है एस, इधर एक टर्म है यूटी, इधर एक टर्म है हाफ एटी स्क्वायर। टोटल 3 टर्म्स। अब तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चेक करते हैं। एस का डायमेंशन देखो, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का एल, यूटी यू इंटू टी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है एल टी माइनस वन इंटू टी टाइम का टी। तो ये भी क्या आ जा रहा है, एल आ जा रहा है। ठीक है, अच्छा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर, इसका क्या होगा, तो हाफ का तो कांस्टेंट है, कुछ डायमेंशन नहीं होगा, ए टी स्क्वायर का होगा। अब ए टी स्क्वायर का क्या होगा, तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट देखो क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर फॉर लेंथ, और ये सेकंड टी माइनस टू टाइम है। तो ए के जगह पे क्या लिखेंगे एल टी माइनस टू, और टी के जगह पे क्या लिखेंगे टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर, तो ये भी क्या आ जा रहा है एल। तो सारे टर्म्स का डायमेंशन सेम आ रहा है, एस का भी एल है, यूटी का भी एल है, और हाफ एटी स्क्वायर का भी एल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, गिवन लिखेंगे, गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें हम लोग क्या देखते थे, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन फिजिकल रिलेशन। तो करेक्ट है, इसको लिख लोगे लोग, वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ठीक, अब हम लोग सेकंड देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्या था, टू कन्वर्ट a physical quantity from क्या लिखा जाए, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर। ठीक, अब इसमें चलते हैं हम। तो तुम लोग जाओ पिछले वीडियो में याद करो, नोट्स बनाते चलो साथ में। पिछले वीडियो में याद करो कि हम लोग एक लाए थे Q इज इक्वल टू, कोई भी क्वांटिटी है Q इज इक्वल टू क्या हो सकता है N1 U1 बराबर
N2U2। ये न्यूमेरिकल वैल्यू है N1 N2 और U1 U2 यूनिट है। ठीक है, अब तुम लोग क्या करोगे, इसको जो नहीं देखा है वो पिछला वीडियो जाके देख लो तो समझ आएगा। अब ये यूनिट और ये यूनिट, इन दोनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भले न्यूमेरिकल वैल्यू अलग हो लेकिन डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी तो ये डायमेंशनली करेक्ट होगा। देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और ये क्या है, यूनिट है। तो यूनिट सेम कब होगा, जब इसको हम सेम इज इक्वल टू कब लिख सकते हैं, जब इन दोनों का डायमेंशन सेम हो, डायमेंशनली करेक्ट हो। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जस्ट पीछे जो पढ़ा था हम लोगों ने। तो हम लोग मान लेते हैं लेट U1 बराबर MLT रहता है, UT भी यूनिट है, इसमें भी MLT रहेगा, लेकिन MLT कितना है हमको नहीं पता, तो इसको M1 L1 T1 मान लो पहले वाले के लिए, इसको M2 L2 T2। अच्छा, अब इन सब में इसमें जितना M का पावर रहेगा उतना इसमें भी रहेगा, L का पावर जिसमें इतना इसमें जितना रहेगा उतना ही इसमें भी रहेगा, इसमें जितना उतना इसमें। अब बोलोगे कि सर ये आप कैसे डिसाइड किए, तो मैंने क्या बोला कि ये दोनों अगर हम लोग, ये यूनिट है दोनों, अगर दोनों हम लोग इक्वल लिखें तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो डायमेंशन सेम मतलब M का पावर दोनों में सेम, L का पावर दोनों में सेम, T का पावर दोनों में सेम। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हो, M L T का पावर दोनों में सेम होगा तो डायमेंशनली करेक्ट है वो। अब देखो, अब यहां से हम क्या, हम लोग यहां से ऐसा लिख दें, इन दोनों से अगर हम लोग चले तो मान लीजिए हमको N1 पता है, U1 पता है, U2 पता है, क्या हम N2 इज टू N1 इंटू U1 बाई U2 लिख दें, या क्या इसको ऐसा लिख दिया जाए, वैल्यू पुट कर दिया जाए इन दोनों की। तो N1 U1 क्या है, M1 L1 T1 अपॉन M2 L2 T2, A B C। क्या इसको मैं ऐसा लिख दूं, N2 इजिकल्स टू M1 पहले क्या N1 है ना, N1 M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B और T1 बाई T2 का पावर C। ये हम लोग फॉर्मूला बना लिए कन्वर्ट करने के लिए। कैसे लिखे हैं ये, तो अगर A का पावर M है और B का भी पावर M है, इसको बता रहा हूं ये कैसे लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, A बाई B का पावर M। बहुत बेसिक है, बचपन में ही पढ़े हो तुम लोग, 9th 8th से 7th 8th में। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो कुछ एक एग्जाम्पल हम लोग उठा लेते हैं। एग्जाम्पल क्या उठाया जाए, तो ले लो कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। अब सोच रहे हो जूल क्या है, तो देखो जूल जानते हो तुम लोग, ऐसा यूनिट है किसका, एनर्जी का। और देखो जो कॉपी में अगर तुम लिख लिए होगे तो अब कंपेयर करोगे तो ये समझ नहीं आएगा, तो और अच्छे समझ आएगा। और अर्ग क्या है, CGS। CGS यूनिट है एनर्जी का, CGS यूनिट एनर्जी का अर्ग होता है और SI यूनिट एनर्जी का जूल होता है। तो अब आप CGS में रहिए या आप SI यूनिट में रहिए, डायमेंशन तो सेम होगा। बोलने का मतलब है कि अगर हम लोग SI यूनिट में लेंथ को लिखे हैं तो M लिखेंगे और CGS में लिखे हैं तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इसका अगर पूछे डायमेंशन तो क्या बताओ, तुम तो L ही लिखोगे क्योंकि लेंथ है ये। इसमें भी क्या लिखोगे, L ही लिखोगे क्योंकि लेंथ है। समझ रहे हो ना, लेंथ CGS में रहे या SI में रहे, लेंथ को L ही लिखेंगे। अब जैसे इसमें क्या बोलते हैं, CGS में ग्राम लिखते हैं मास का और SI यूनिट में kg लिखते हैं, तो डायमेंशन क्या होगा, ग्राम भी मास है इसका भी m होगा और kg भी मास है इसका भी m होगा। ये कितना है, जैसे ये तो 1000 ग्राम है ना, 1 kg 1000, उससे मतलब नहीं, न्यूमेरिकल वैल्यू कितना उससे मतलब नहीं, यूनिट क्या है उससे मतलब है। तो CGS में हो या SI में हो, डायमेंशन सेम होगा अगर यूनिट सेम, मतलब लेंथ अगर आप SI यूनिट में मीटर रखे हैं और CGS में सेंटीमीटर है तो दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लेंथ है, हमको इससे मतलब है कि लेंथ है कि नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखा जाए,
तो अब लिखते हैं वी नो दैट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी बराबर mL2T-2 होता है। कल हम लोग निकाले थे। अब जिन लोगों को इसमें दिक्कत हो सर कैसे आएगा वो देख लो। तो हम लोग किसका डायमेंशन निकालना है? एनर्जी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का जो यूनिट होता है वही वर्क का होता है। तो हम लोग बोल देंगे जो एनर्जी का डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होगा। अब वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट लिखो। मास का कैपिटल M, एक्सेलरेशन का L T-2 अभी पीछे किए थे, और टाइम का सॉरी ये L T-2 और ये S क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट लेंथ है तो इसका L। तो ये क्या हो जाएगा? M L1 L1 L2 हो गया और T-2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब कंपेयर करो। अब मैंने बोला था कि जैसे हम लोग लिए थे ना, थोड़ा सा पीछे जाओ, जो यहाँ पे मिटा दिया था मैंने, वहां पे हम लोग क्या लिखे थे कि U1 बराबर M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C, और UT बराबर M2 का पावर भी A, L2 का पावर भी B और T2 का पावर भी C। तो हम पावर सेम लिए थे। हम लोग क्या बोले थे कि U1 और U2 जब इक्वल में लिखा हुआ है N1 U1 बराबर N2 U2, तो दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए। डायमेंशन सेम कैसे होगा? तो जब दोनों में M का पावर सेम रहे, L का पावर सेम रहे, मतलब M का पावर अगर A है तो दोनों में A, M का पावर L का पावर अगर B है तो दोनों में B, T का पावर अगर C है तो दोनों में C। तो अब यहाँ पे A B C तो दोनों में कॉमन है M का पावर। तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया? A दोनों में सेम है तो A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -2। ये कैसे लिखें? तो M का पावर जो है वो A होता है, L का पावर जो है वो B होता है, और T का जो पावर है वो C होता है। ठीक, यहां तक लिख लिए। अब हम लोग एक टेबल लिखते हैं SI और CGS। SI में क्या होगा? M1 बराबर 1 kg ले लो, CGS में M2 बराबर 1 ग्राम ले लो। M1 बराबर 1 kg, L1 बराबर 1 मीटर, L2 बराबर 1 सेंटीमीटर, फिर T1 बराबर 1 सेकेंड, और इसमें भी T2 बराबर 1 सेकेंड होता है। अच्छा, इसमें N1 कितना है? तो 1 जूल, और N2 कितना है? तो कितना अर्ग है वो हमको नहीं पता है, वही हमको निकालना है। जूल को कन्वर्ट करना है किसमें? अर्ग में। अब इधर का मैं मिटा रहा हूं, यहां पे ऊपर वाला भी मिटा दूं, हम लोग को बस इसका काम है। अब हम लोग इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे और N2 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? N1 कितना है? 1 जूल, तो 1 लिख दो, खाली न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है। M1 कितना है? M1 1 kg है, और M2 कितना है? ग्राम है। तो देखो ये kg में है और ये ग्राम में है, तो ये डिवाइड नहीं लगेगा, दोनों का यूनिट हम लोग को सेम करना पड़ेगा। तो इसको भी ग्राम कर देते हैं, 1000 ग्राम। इसको क्या कर दो? देखो ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। मीटर में है, सेंटीमीटर डिवाइड नहीं लगेगा, तो इसको भी सेंटीमीटर में कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर, बाकी सब सेम है। तो M1 कितना आ गया? 1000, M2 1 है, और A1, ठीक, इंटू L1 100 है, L2 1 है, और इसका पावर 2, T1 1 है, T2 1 है, इसका पावर -2 C के जगह पे। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा? 1 तो 1 हो गया, ये 1000 का 1000, और ये 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 जीरो बना दो, और ये तो 1 का 1 ही रहेगा। 1 का 1/1 मतलब 1 का पावर जो करो 1 आएगा। ठीक, अब ये कितना हो गया? N2 बराबर 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7। तो N2 बराबर क्या हो गया? 10 टू पावर 7। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ गया? 10 टू पावर 7। तो हम लोग अब क्या बोलेंगे कि जब हम लोग 1 जूल रखे तो कितना अर्ग आया है? 10 टू पावर 7 अर्ग आया है। ये हमारा कन्वर्जन मिल गया। हम लोग कन्वर्ट कर लिए जूल को अर्ग में, एसआई यूनिट को सीजीएस में। टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स,
से किस में कर दी, अनदर CGS में कर लिए, ठीक है। तो 1 जूल, अब हमको फॉर्मूला मिल गया, हम निकाल लिए कन्वर्जन की, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, ये हम लोग फाइंड कर लिए, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन ये है, इस टाइप का 1-2 क्वेश्चन देखो, PDF जो भेजा है मैंने उसमें से बनाओ, अच्छे से समझ आएगा। अब थर्ड टाइप हम लोग चलते हैं। थर्ड टाइप क्या बोला था मैंने, रिलेशनशिप देखना है, मतलब फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। क्या था थर्ड, टू डेराइव अ रिलेशनशिप between different physical quantities। फोकस हो रहा है बोर्ड पे, अच्छे से दिख रहा है, थोड़ा सा इधर पड़ रहा है, अच्छा अगली बार से नीचे लिखूं। तो अब इसके लिए मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं, इस चीज को समझाने के लिए। क्वेश्चन से डायरेक्ट समझाते हैं, इसमें सब में थ्योरी नहीं घुसेंगे। तो क्वेश्चन लिखो और पॉज कर करके रोक रोक के लिखते जाना, क्वेश्चन साथ में करो। क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम कॉमा हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू स्ट्रिंग, फिर कॉमा दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फुल स्टॉप। Suppose that the period of oscillation of simple pendulum depends on पहला mass m of bob, दूसरा length l of simple pendulum, ठीक है, तीसरा acceleration due to gravity g at the place, full stop. Derive the expression for its time period using method of dimensions, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को मान लो टी से डिनोट कर दे, ये एरो हमारा बता रहा है डिपेंड्स, डिपेंड्स 3 चीज पर डिपेंड कर रहा है, मास m, लेंथ स्मॉल l, और तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g। तो डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि t इज प्रोपोर्शनल टू m, T इज प्रोपोर्शनल टू L और T इज प्रोपोर्शनल टू G। तीनों को मिला के हम लोग क्या लिखेंगे, T इज प्रोपोर्शनल टू MLG, ठीक है। अब मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख रहा हूं, T इज प्रोपोर्शनल टू MLG। सही है ये, सही नहीं है, अभी इनकम्प्लीट है। सही कैसे होगा, m का पावर a ले लो, l का पावर b, g का पावर c। सवाल ये सर क्यों लिए ऐसा, तो देखो हम लोग इसलिए लिए, वो सिर्फ ये बोला है कि टाइम पीरियड m पे डिपेंड कर रहा है, l पे डिपेंड कर रहा है, g पे। हम लोग ने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा है, हो सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है t इज प्रोपोर्शनल टू 1/m हो, कौन जाने भाई, या t इज प्रोपोर्शनल टू ऊपर lg लिख लो, या lm/g हो, या t इज प्रोपोर्शनल टू mg/l हो, कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, इसका पावर। अगर मान लो m को नीचे आना होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अगर नीचे आके स्क्वायर होना होगा तो -2 आ जाएगा। तो हम लोग को नहीं पता है, इसीलिए हम लोग ABC पावर मान लिए हैं। कैसे डिपेंड कर रहा है वो नहीं पता है, इसीलिए पावर डिसाइड करेगा। अब हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटा के जब इक्वल लगाएंगे तो एक कांस्टेंट k देंगे, फिर m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c, ठीक है। अब देखो इसको पूरे को हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर ये इक्वल लिखा हुआ है तो डायमेंशनली करेक्ट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन लोग के डायमेंशन को हम लोग इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो t का डायमेंशन है वो इधर के पूरे डायमेंशन, कितने टर्म्स हैं, इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है, ये सब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मिला के सिंगल बनता है, k m का पावर a, l का पावर b, g का पावर c। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड डायमेंशंस। तो t का डायमेंशन क्या हो जाएगा, t टाइम पीरियड, टाइम का तो t ही होगा,
स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, m कितना है 0, l कितना है 0, है ही नहीं, t है तो t का 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। वैसे ही अगर इधर देखोगे k m का पावर a l का पावर b g का पावर c, तो k तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का बोला है मैंने कोई डायमेंशन नहीं होता, उसका डायमेंशन नहीं लिखना है, m का देखना है। तो m क्या है, मास, मास का क्या होता है m, ठीक है। और m का पावर क्या होगा, क्या है m का पावर a, तो m का पावर a लिख दो, ठीक। फिर उसके बाद l क्या है, लेंथ, तो लेंथ को l लिखेंगे और l का पावर क्या है b है। अब g क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, एक्सीलरेशन ही है, तो एक्सीलरेशन का क्या होता है lt-2, 2 बार आ चुका है पिछले c, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, m का पावर a इंटू l का पावर b इंटू l का पावर c इंटू t का पावर -2c। अब यहां मैंने कैसे किया है तो इसको बता रहा हूं, अगर लिखा है a इंटू b का पावर m, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, a का पावर m इंटू b का पावर m, बहुत बेसिक है, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, m का पावर a l का पावर b प्लस c और t का पावर -2c। अब ये कैसे लिखा है मैंने ये बता देता हूं, तो देखो अगर a का पावर m है इंटू a का पावर n है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a का पावर m प्लस n, ये भी बहुत बेसिक है, जान रहे हो, दिख रहा है वहां तो, हाँ ठीक है। टेढ़ा आ रहा है क्या कैमरा ही टेढ़ा, चलो थोड़ा सा ऐसा तिरछा हो जा रहा है क्योंकि इधर से हट के लिखना पड़ रहा है ना, इसीलिए। चलो अगली बार से कोशिश करेंगे बराबर। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, ये यूनिट आ गई, टी की यूनिट, डायमेंशन, यूनिट बोलो डायमेंशन, m0 l0 t1 इजिकल्स टू, इसका क्या आ गया, m का a l का b प्लस c और t का -2c। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको मिटा दो, समझ आ गया, इसको मिटा दो, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, तो अब वही जो 9th में करते थे, इक्वेटिंग पावर्स ऑफ m l एंड t, इधर m का पावर 0, इधर m का पावर a, तो इक्वेट कर दो, पावर बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल, तो a बराबर 0, 1 मिला हमको। इधर l का पावर b प्लस c है, इधर l का पावर 0, समझ रहे हो ना, l बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होना चाहिए। फिर इधर t का पावर -2c है और इधर t का पावर 1 है, तो -2c इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम लोग क्या मिल गया, c बराबर -1/2। अब अगर इसमें रख दोगे c की जगह पे -1/2, तो b बराबर क्या मिल जाएगा 1/2, इसमें रख के देख लो, तो b -1/2 होगा, 1/2 को उधर भेज दोगे तो +1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1, नीचे आ रहा है, हाँ इक्वेशन 1 में रखो, तो इक्वेशन 1 ये है, तो ये क्या हो जाएगा, t बराबर k m का पावर a कितना आया है 0, तो m का पावर 0 प्लस, सॉरी प्लस नहीं इंटू है, l का पावर b और b कितना है 1/2 इंटू, फिर क्या है g का पावर c और g क्या आया है -1/2। तो किसी भी नंबर का पावर 0 होता है तो वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है, तो मास का पावर 0 1 हो गया, k का k रहेगा, l का पावर 1/2 अपॉन g का पावर 1/2। अब g का पावर क्या था -1/2 था, इसको हम लोग क्या लिख दिए 1/2, ठीक है। कैसे लिखें, तो a का पावर -n बराबर क्या होता है 1/a का पावर n होता है, इसी से मैंने इसको लिख दिया, ऊपर था न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भेज दिया, हो गया। अच्छा क्या इसको ऐसा लिख दिया जाए k इंटू l/g पूरे का पावर 1/2। अब ये कैसे लिखें, तो a का भी पावर m है और b का भी पावर m है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे a/b पूरे का पावर m, वैसे ही लिखें, ठीक। अब देखो इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं, k इंटू 1/2 का मतलब क्या है रूट, तो रूट l/g, ठीक है, k इंटू रूट l/g, इसको मिटा रहा हूं, ठीक। अब देखो
आ रहा है, फोकस कर रहा? हाँ, नहीं होगा कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दिया करोगे लोग, नहीं समझ आता है तो भी बता दिया करो, और नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले बताए। तो टी बराबर क्या आ गया, के अंडर रूट एल बाई जी, और हम लोग जानते हैं के बराबर, वी नो दैट के बराबर 2 पाई, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, ये होता है फॉर्मूला, ये होता है। अब बोलोगे सर आपको कहाँ पता है के बराबर 2 पाई? तो मेरे को फॉर्मूला पता है टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टी बराबर 2 पाई एल बाई जी। अभी तुम लोग जब आगे पढ़ोगे टेंशन मत लो, अभी तो बस हम लोग यूनिट पढ़ रहे हैं, जब चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें पेंडुलम वाला भी आएगा, उसमें ये फॉर्मूला तुम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे को पता था के 2 पाई तो लिख दिए, तुमको नहीं पता है यही लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट एप्लीकेशन। इस टाइप के और क्वेश्चंस बनाओ, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस बनाओ। एक क्वेश्चन और मैं तुम लोग को लिखा देता हूं, वो क्वेश्चन बनाना। assuming that the mass of largest stone that can be moved by flowing river depends upon v the velocity, velocity पे डिपेंड कर रहा है। दूसरा rho the density of water and small g the acceleration due to gravity, full stop. Show that m varies with 6th power of velocity of flow. मास को हम लोग को निकालना, तो फिर लिखेंगे मास इज प्रोपोर्शनल टू वी का पावर ए, रो का पावर बी, जी का पावर सी करके निकाल लो, उसमें प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस या उसके एप्लीकेशन का लिमिटेशन। तो लिमिटेशन तुम लोग खुद से पढ़ोगे, थ्योरी है, बेसिक समझ आ जाएगा तुम लोग को, लेकिन एक लिमिटेशन मैं तुम लोग को बता देता हूं। यहाँ पे क्या है, साफ दिख रहा है कि हम लोग फॉर्मूला तो लगभग निकाल लिए है ना, देखो ये होता है फॉर्मूला, लगभग हमको पता चला, अच्छा ठीक है यार, लेकिन हमारा डायमेंशन हमको ये नहीं बता पाया कि ये कांस्टेंट की वैल्यू 2 पाई कैसे होती है। कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाता है, डायमेंशन का एप्लीकेशन कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाए। वो तो मेरे को याद था तो मैंने लिख दिया, ये कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाता है, ये इसका एक लिमिटेशन है। ठीक है, एक लिमिटेशन है ये इसका कि ये कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता पाता है। ठीक है, वैसे ही 3-4 और या 2-3 और लिमिटेशन है, उसको पढ़ लोगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ठीक, यहां तक हो गया, कितने मिनट्स हो गए, 32। टाइम का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, नहीं तो सारा मेहनत फिर से बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए। तो आगे हम लोग को पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में ज्यादा नहीं घुसना है, ठीक है, खुद से पढ़ोगे लोग। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है 5, 6, 8, तो ये कितना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर लिखा है 5, 6, 8, 0 तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर कहीं लिखा है 0, 0, 5, 6, 8, 0 तो कितना है, 4 ही है अभी भी। इसका पहले तो 0 लिखने का सेंस नहीं बनता है, तो जो सेंस नहीं बनता हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर हमारा बोलता है, ये तो बहुत कोई वो चीज नहीं है कि अलग से। अब राउंड ऑफ हम लोग करते थे, राउंड ऑफ, राउंडिंग ऑफ, ये तो पता ही है तुम लोग को। जैसे लिखा है 0.356, 0.353, 0.355, 0.359, 0.352, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, राउंड ऑफ। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, मैंने 2 ही फिगर रहना चाहिए, अभी 3 है। तो देखो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 0.36 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 0.35 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 0.36 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 0.36 लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे, 0.35 लिख देंगे। सर ये कैसे कर रहे हैं आप, देखो अगर जिस डिजिट को तुम हटा रहे हो, अगर वो 5 हो, 6 हो,
7 हो, 8 हो, 9 हो। अगर इन पांचों में से कोई होगा तो +1 कर देंगे, एक चीज। दूसरी ये, अगर 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे तो नो चेंज, कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, नो चेंज। यहां देखो 6 को हटा रहे हैं तो ये इस वाले कैटेगरी में आ रहा है, तो 6 हटेगा क्या +1 होगा, तो देखो 6 5 में +1, इसको हटाए हैं तो इसमें +1 कर दी तो 0.36 हो गया। ये 3 है, किसमें है, इस कैटेगरी में है, तो नो चेंज, तो 0.35 का 35 भी लिखे, 0.355 तो इसको हटा रहे हैं हम लोग, तो ये देखो इस कैटेगरी में है, तो इसमें जिसको हटा रहे हैं उससे पहले वाले में +1 0.36, ये देखो 0.359 तो 9 इस कैटेगरी में है, इसको हटाएंगे तो इसमें इससे जस्ट पहले वाले में +1 हो जाएगा, 0.36 हो जाएगा। इसमें देखो 2 है, 2 को हटा रहे हैं, इस कैटेगरी में नो चेंज, तो नो चेंज 0.35, कुछ ऐड नहीं होगा। ये शायद तुम लोग पहले से भी जानते रहे होगे इसको। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहो। अब हम लोग को एरर में हम लोग जा रहे हैं, तो एरर में जाने से पहले एक चीज देखेंगे, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी बोलने से ही समझ रहे हो, लेकिन अब मेरा नजर पड़ गया उस पर तो लिखा देता हूं। एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी क्या होता है, मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड, दिख रहा है तेरे वाला कटा थोड़ी, हाँ एक्यूरेसी क्या होता है, कहाँ है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। कितने मिनट्स हुए, 37। मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, मेजर्ड वैल्यू टू द, क्या लिखा जाए, मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, मेजर में जो वैल्यू मेजर की हो, मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब एक चीज आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन भी क्या है, एक्यूरेसी टाइप का ही, ठीक है। कितना एक्यूरेट है, समझ रहे हो ना, प्रिसाइज है या नहीं है। तो ये क्या बताता है, व्हाट रेजोल्यूशन या और लिमिट, व्हाट क्या लिखा जाए, व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, द क्वांटिटी इज मेजर्ड। रेजोल्यूशन जानते हो लोग, रेजोल्यूशन क्या होता है, रेजोल्यूशन डिस्प्ले का ज्यादा रेजोल्यूशन है, मतलब जूम करके भी देखेंगे तो फटेगा नहीं, अच्छा पिक्चर क्वालिटी, वाइबल रेजोल्यूशन है क्या, चलिए ठीक है। अब इसको समझ, ये क्या बताता है एक्यूरेसी की, जो मेजर्ड वैल्यू है आपका वो कितना क्लोज है ट्रू वैल्यू के, जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना एक्यूरेट बोलेंगे हम उसको। और प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन है व्हाट रेजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर्ड, क्या रेजोल्यूशन या लिमिट है जो क्वांटिटी मेजर की हो उसका रेजोल्यूशन क्या है। रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन भी समझाऊंगा, इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। मान लीजिए ट्रू मास जो है, ट्रू मास बराबर 0.520 ग्राम है, ठीक। अब 3 स्टूडेंट को, तीन स्टूडेंट को मैंने मेजरमेंट करने के लिए दिया, तो एक बार में तो कुछ करेक्ट आता नहीं है, तो तीनों ने 3 मेजरमेंट किया, मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3, ठीक है। तीन स्टूडेंट हम लोग ले लेते हैं, पलक, फिर उसके बाद कल्पना, फिर आर्यन, ठीक। और यहां पे हम लोग निकाल लेते हैं जो इनका तीनों मेजर्ड वैल्यू है ना, उसका एवरेज
मेजरमेंट, एवरेज मेजरमेंट, एवरेज ऑफ मेजरमेंट, जो भी मैं एवरेज लिखा है। तो मान लो कि पलक ने जब मेजरमेंट 1 लिया तो आ गया 0.52 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद पलक ने दूसरा मेजरमेंट लिया तो 0.51 ग्राम आ गया, तीसरा मेजरमेंट लिया तो 0.50 ग्राम हो गया, ठीक है। अब तीनों का जब एवरेज निकाला पलक ने, एवरेज निकाल के देखना, तो ये 1 यहाँ से 1 डाल दो, यहाँ तो सेम हो जाएगा 0.51, तो कितना आ गया 0.51 ग्राम आ गया पलक का। फिर कल्पना ने किया, तो कल्पना ने जब मेजरमेंट लिया तो क्या लिया, पहला मेजरमेंट आया 0.516 ग्राम, दूसरा आ गया 0.515 ग्राम और तीसरा आ गया 0.514 ग्राम, ठीक है। और एवरेज वैल्यू क्या आ गया 0. अब यहाँ से 1 निकाल के अगर यहाँ डाल दें, ये मेरा तरीका आपने एवरेज निकालने का, तुम लोग जैसे निकालते हो वैसे निकालो। इस 16 से 1 निकाल के इसमें डाल दो तो सब 5.15 सब 515 सब हो जाएगा। तो एवरेज क्या हो गया 0.516 है, इसमें से अगर एक निकाल के 514 में दे दो तो सब सेम हो जाएगा 515, तो 515 इसका क्या हो गया एवरेज हो गया, ठीक। अब आरिन को दिया तो ये क्या निकाला, पहला 0.521 ग्राम, दूसरा क्या निकाला 0.520 ग्राम और तीसरा भी निकाला 0.520 ग्राम निकाल लिया, और इसका एवरेज कितना है 0.520 ग्राम। समझ रहे हो। अब हम लोग को बात करना है एक्यूरेट कौन है, एक्यूरेट। दूसरा बात क्या करेंगे हम लोग, प्रिसाइज है कि नहीं, और इसमें साथ में रेजोल्यूशन भी रख लेते हैं ताकि तुम लोग को रेजोल्यूशन समझ आए कितना रेजोल्यूशन है, ठीक है। तो क्या पलक का वैल्यू एक्यूरेट है, तो एवरेज वैल्यू हम लोग देखेंगे। एवरेज वैल्यू कितना आ रहा है 0.51, लेकिन हम लोग कितना है 0.520 है, एक्यूरेट नहीं है। समझ आ रहा है, क्या बोलेंगे एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट मतलब एक्यूरेट होता है, एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। अब कल्पना का देखो 0.515 आया है, होना कितना चाहिए 0.520, तो कल्पना भी एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। आरिन एक्यूरेट है कि नहीं, हाँ 520 आ गया, आरिन एक्यूरेट है। अब प्रिसाइज का बात करते हैं, तो मैंने बोला ये प्रिसाइज नहीं है, ये प्रिसाइज है, ये प्रिसाइज है। तो सर आप प्रिसाइज कैसे बता दिए, तो जिसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा वो ज्यादा प्रिसाइज है, वो प्रिसाइज है, वो हम लोग बोलेंगे। तो अब देखो मैं यहाँ रेजोल्यूशन लिख रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। 0.01, 0.001, 0.001। थोड़ा सा अगर तुम लोग दिमाग लगाओ तो देखो यहाँ पे इसमें कौन सा डिजिट चेंज हो रहा है, तो पॉइंट के बाद दूसरा वाला कितना चेंज हो रहा है 1, देखो कितना चेंज हुआ 1, कितना चेंज हुआ 1। तो मतलब बोलने का है अगर जैसे 0.52 में से हम माइनस करें 0.51, कितना आएगा 0.01। तो यही क्या है इसका रेजोल्यूशन है, ठीक है। तीसरे वाले में देखो कौन सा हो रहा है, कल्पना वाले में देखो कौन सा हो रहा है, तीसरा वाला हो रहा है, तीसरा डिजिट चेंज हो रहा है, कितना हो रहा है 111 करके हो रहा है, मतलब 0.001 तीसरा वाला। ऐसे ही इसको माइनस करके देखो ना, समझाने के लिए तुम लोग 516 माइनस 0.515 0.001, समझ आया। इसका भी देखो थर्ड वाला हो रहा है तो 0.001, तो ये कैसे लिखा मैंने, तुम लोग समझ गए। अब मैंने इसको प्रिसाइज क्यों बोला, मैंने ये बोल दिया कि इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, हाई रेजोल्यूशन है, इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसका रेजोल्यूशन कम है। तुम लोग बोलोगे सर नंबर तो ये बड़ा है, फिर रेजोल्यूशन ये दोनों कैसे ज्यादा हुआ, देखो उसको समझाता हूं मैं तुम लोग को। इसको मिटा रहे हैं, बुक और मेरा समझाया हुआ कॉम्बिनेशन मिला के तुम लोग नोट्स बनाया करो। अब मान लीजिए हमारे पास एक सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल है, सेंटीमीटर स्केल पे क्या रहेगा 1 2 3 4, बस सेंटीमीटर है, इस पे बीच में mm का, जैसे ये हमारा स्केल है ना, ये देखो ये हमारा स्केल है 0 से 1 सेंटीमीटर, बीच में छोटा छोटा 1 2 3 ऐसा लिखा रहता है, ये सब नहीं है,
खाली सेंटीमीटर। अब एक है mm स्केल, mm स्केल। 0 1 2 3, यहाँ भी वही होगा 0 1 2 3। अब इसके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटा हुआ है, इसके बीच में भी 10, इसके बीच में भी 10 बटा हुआ है। अच्छा, अब तुम मेरे को ये बताओ इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है या इसका रेजोल्यूशन ज़्यादा है? तो रेजोल्यूशन मतलब जब हम उस मतलब कितना एक्यूरेट या जूम करेंगे हम उसको, तो कितना एक्यूरेटली हम उसको मेजर कर सकते हैं। सपोज ये देख रहे हो मार्कर का ये, अब हमको बस इतना सा मेजर करना है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, फोकस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। तो अगर हम इससे मेजर करने चलेंगे तो ये हमको कुछ एक्यूरेट बता देगा mm में। इससे मेजर करने चलेंगे तो ये mm में ही निकल रहा है, लेकिन ये हम लोग को उतना एक्यूरेट नहीं बता पाएगा। हमको एग्जैक्ट यहाँ पता नहीं चलेगा कि भाई कितना mm बोल रहा है, ठीक है, लेकिन ये हमको दिखा देगा कि कितना mm है। तो जूम करने पे मतलब छोटा छोटा बारीकी देखना, रिजोल्यूशन जब आप जूम कीजिए तो पिक्चर क्वालिटी फटे नहीं, वो पूरा डिटेल्स है। तो ज्यादा डिटेल्स कौन दे रहा है, ये दे रहा है कि ये दे रहा है? जाहिर सी बात है ज्यादा डिटेल्स ये दे रहा है, तो इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, ये ज्यादा प्रिसाइज है। अब इसको नंबर में समझाता हूं कैसे। यहां देखो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, यहां देखो 1000 mm बराबर 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 1/100 मीटर बराबर 0.01 मीटर। यहां देखो 1 mm बराबर क्या होगा 1/1000 मीटर, और यहां पे क्या होगा 0.001 मीटर। ये कितना है 0.001, ये 0.0। इसका रेजोल्यूशन ज्यादा था, देखो कितना है 0.001, इसका रेजोल्यूशन कितना है कम है 0.01। समझ रहे हो? तो कौन ज्यादा एक्यूरेट है, किससे ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग नाप सकते हैं, कौन ज्यादा करीब का वैल्यू दे सकता है, वो ज्यादा प्रिसाइज होगा जिसका रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। तो ज्यादा करीब का ये वैल्यू दे सकता है, क्योंकि ये थर्ड प्लेस में चेंज हो रहा है 0.00, तो इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है। एक इधर से रेजोल्यूशन तुम लोग को समझा दिया था, अब एक रेजोल्यूशन इधर से समझ लो कि हम लोग डिसाइड कर लिए इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, इसका कम है। क्योंकि ये जूम करने पे भी मतलब अगर हम जूम कर रहे हैं मतलब छोटा से छोटा वैल्यू का अगर हम लोग लें तो ये ज्यादा एक्यूरेटली हम लोग को बता सकता है। तो ये देखो ये ज्यादा रेजोल्यूशन, ये कम रेजोल्यूशन, तो जिसका ज्यादा रेजोल्यूशन है, जो ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू, देखो ये एक्यूरेट नहीं दे रहा है, ये कल्पना का जो मेजरमेंट है एक्यूरेट वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन ये प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है? क्योंकि जो इसका स्केल है उसमें रेजोल्यूशन ज्यादा है, समझ रहे हो ना, इसीलिए उसको बोले प्रिसाइज है। क्यों रेजोल्यूशन ज्यादा? क्योंकि थर्ड प्लेस तक का डिटेल्स वो दे रही है, बस पलक सिर्फ सेकंड प्लेस तक का रेजोल्यूशन दे पा रही है, डिटेल्स दे पा रही है, ये थर्ड प्लेस तक ले जा रहा है। फिर भी ये एक्यूरेट नहीं आया है, लेकिन ये प्रिसाइज है ज्यादा। समझ गए? उम्मीद करते हैं तुम लोग प्रिसाइज का मतलब समझ गए होगे। 48 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब आगे क्या, अब हम लोग पढ़ना है, कितने टाइम होगा 3 बजे, टाइप्स ऑफ एरर्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एरर्स पहला क्या है कांस्टेंट एरर्स। खुद से पढ़ोगे लोग इसको, बस मैं ऐसे ही तुम लोगों को थोड़ा सा चिंगारी लगा देता हूँ, दे देता हूँ, बाकी आग तुम लोग लगा ही लोगे। तो कांस्टेंट एरर का मतलब एक एरर फिक्स हो जाए, जैसे हमारा स्केल ही मान लीजिए कि टेढ़ा है या स्केल में कुछ फॉल्ट है, हमेशा या तो 1 mm ज्यादा आ रहा है या 1 mm कम आ रहा है, तो वो जो एरर है वो क्या है कांस्टेंट है। दूसरा सिस्टेमेटिक एरर्स। अब देखो सिस्टेमेटिक एरर में 3 टाइप का एरर आएगा, ठीक है। एक होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो तुम, ठीक। दूसरा होगा इम्परफेक्शन, इम्परफेक्शन इन टेक्निक, इम्परफेक्शन इन
टेक्निक। तीसरा होगा पर्सनल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट में कुछ एरर हो। इम्परफेक्शन मतलब कुछ परफेक्टली नहीं कर रहे हो, वो पर्सनल एरर। तो पर्सनली जो तुम कुछ एरर, मतलब इन लोगों को पढ़ लो, नाम से ही देखने से लग रहा है, लेकिन तुम लोग खुद से पढ़ोगे, बहुत बेसिक है, समझ आएगा। तीसरा टाइप होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर, तो रैंडम एरर में क्या हो जाएगा कि कभी भी कुछ भी एरर हो जा रहा है, कुछ भी, कभी सिस्टमेटिक हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, कुछ भी एरर हो जाए, मतलब कुछ फिक्स नहीं है, हम लोग एक पैटर्न फिक्स कर ही नहीं पा रहे हैं, तो रैंडम एरर होगा। चौथा, फोर्थ, लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, ये सब पढ़ोगे समझ आएगा। लीस्ट काउंट एरर्स, तो लीस्ट काउंट एरर जैसे अभी मैंने सेंटीमीटर स्केल बनाया, 0 1 2 सेंटीमीटर का। अब एक और स्केल बनाया, mm स्केल बनाया एक, इसमें पूरा ऐसा 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 ऐसा। तो जब हम लोग वैल्यू लेने जाएंगे तो इसमें लीस्ट काउंट एरर हो सकता है कम। अगर हम लोग को उसमें वैल्यू लेना है तो उसमें हम लोग को बताने में दिक्कत हो सकता है कि भाई कितना mm है, क्योंकि इसमें mm नहीं दिया है, इसमें पूरा mm का डिटेल्स है, तो इसमें हमको लीस्ट काउंट एरर कम आएगा। समझ गए? कितना मिनट हो गया? 51 मिनट्स। एक काम करते हैं, वीडियो यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो फिर लालच में मैं बनाते जाऊंगा, फिर पता चला कि वीडियो डिलीट हो गया। इसीलिए वीडियो यहीं पे रोका जाए। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड हो जाएगा। इस टाइप के जितने क्वेश्चंस मिले सबको पकड़ के बना दो, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थर्ड लेक्चर में। थैंक यू।